हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ राजस्थान बोर्ड के जो पेपर होने वाला है 10वीं का सामाजिक विज्ञान का, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि हर स्टूडेंट के लिए अच्छे अंक बन जाए और हर स्टूडेंट को पता चल सके। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहले जो पार्ट आने वाला है वो ए पार्ट आने वाला है, उसमें आने वाले हैं आपके 1 नंबर से 10 क्वेश्चंस तक आपके आने वाले हैं, जिसका आपको प्रत्येक एक एक अंक के होंगे और 20 शब्दों में आपको आंसर्स देना है। और सेकंड जो पार्ट आता है उसमें 11 क्वेश्चन से 19 क्वेश्चन तक आके 2-2 नंबर के आएंगे, वो 40 शब्दों में आपको आंसर्स देना है। और 20 नंबर क्वेश्चन से 26 नंबर क्वेश्चन तक आपको 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 4-4 अंक के क्वेश्चन होंगे जो आपको 100 शब्दों में आपको आंसर्स देना है। और 27 से 29 क्वेश्चन है वो आपके 6 नंबर के होंगे और 150 शब्दों में आपका आंसर्स देना है। और 28 नंबर क्वेश्चन है वो 7 नंबर का होगा, जिसका जो सब सीमा है वो 150 सब सीमा है। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस भी बताऊंगा और इसके उत्तर भी बताऊंगा ताकि आपको हर जो है अच्छे से तैयारी अच्छे से हो जाए। बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की कि मितासरा क्या है। तो मितासरा आपको पता होना चाहिए कि मितासरा हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें लेखक प्रसिद्ध विधिवेत्ता और विज्ञानेश्वर थे जो चालुक्य की राजधानी कल्याणी में रहते थे। तो मितासरा का ये हो जाएगा। से 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सतलज को खो देता हूँ, यह कथन किसका है। तो यह कथन दोस्तों यह शेरशाह सूरी का कथन है, इसका राइट आंसर शेरशाह सूरी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की 2 विशेषता बतानी है आपको, जिसमें जो इसका उत्तर हो जाएगा कि फर्स्ट आ जाती है 2 विशेषता। फर्स्ट आ जाती है जनता के हितों का रक्षण, और जिसमें जो सेकंड पॉइंट आ जाता है वह जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन आ जाए, किस योजना के तहत ANH 8 को 6 लेन राजमार्ग को बदल दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्ग योजना के तहत जो है NH जो 8 है और 6 लेन को राजमार्ग को बदल दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, भारत में आर्थिक नियोजन के कोई 2 उद्देश्य बताने हैं आपको, जिसका उत्तर हो जाएगा एक तो पहला हो जाएगा गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना, सेकंड हो जाएगा इसका क्षेत्रीय असमानताओं की समाप्ति करना। 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, NIET जो है आयोग सरकारी संघवाद को कैसे बढ़ावा देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी राज्य राष्ट्र हितों के साथ कार्य करें, इसके लिए नीति आयोग आर्थिक नीति निर्माण की प्रक्रिया में सभी राज्यों को केंद्र सरकार के साथ शामिल करने का कार्य करता है। इस प्रकार की नीति को सरकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। आगे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का आधार है कि तीव्र समावेशी और धारणीय विकास को रखा गया है इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में गरीबी तथा बेरोजगारी के अनुमान लगाने हेतु समंग संकलन का कार्य किस संगठन द्वारा किया जाता है। तो यह संगठन यह है राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन है, इसके द्वारा जो है गरीबी और बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए संगठन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, घर्षण बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो घर्षण बेरोजगारी वो होती है 2 रोजगार अवधि के मध्य उत्पन्न होने वाली जो बेरोजगारी होती है वो घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। जैसे आपको है इसके उदाहरण है कार्य बदलने, हड़ताल, तालाबंदी आदि से उत्पन्न घर्षण बेरोजगारी। 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है। मुद्रास्फीति को निर्धारित, इसका राइट आंसर मुद्रास्फीति को किसी निर्धारित कीमत सूचकांक के समय के साथ होने वाले अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन से मापा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है। तो अनुच्छेद 217 के मुताबिक राज्य सरकार न्यायालय जो है न्यायालय के एक न्यायाधीश को दुर्व्यवहार एवं असमता साबित होने के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए विशेष रूप से संसद में दोनों सदनों में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। आगे 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, टांका व जोहड़ में अंतर आपको बताने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो आप जानते हो जो टांका है होता है वो इसका जो आधार होता है वो छोटा होता है, और जोहड़ आप जानते हो जो आपके जो जंगल होता है उसको जोहड़ बोलते हैं। इसमें आपको बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। सबसे पहले अंतर देख लेते हैं। तो टांका का आकार होता है छोटा होता है, जोहड़ का आकार होता है वो है इनके आकारों का टांकों का तुलना में बड़ा होता है। उपलब्धता होती है यह प्राय प्रत्येक घर का या खेत के मिलते हैं, और इसमें हो जाता है
जोहड़ में ये प्राय गांव या बस्ती में 1 या 2 से अधिक होते हैं। आगे इसमें आ जाता है अधिकार होते हैं, इन पर व्यक्तिगत अधिकार हो सकता है। और जोहड़ में हो जाता है ये प्राय सामुदायिक या संयुक्त अधिकार वाले होते हैं। आगे 13 नंबर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि व्यावसायिक औद्योगिक फसलें क्या हैं। और व्यावसायिक फसलों की कोई दो आपको है वो दो चार उदाहरण बताने हैं आपको इसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यवसायिक कार्यों के लिए या उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, व्यावसायिक औद्योगिक फसलें कहलाती हैं। इसमें आ जाता है गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि फसलों का शामिल किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि खनिज तेल से आप क्या से इसका उपयोग किया जाता है। तो खनिज तेल का उपयोग किया जाता है औषधि चट्टाने भागों में स्पंज की भांति पाए जाने वाला तथा वनस्पति और जीवों के सागरीय भागों को दबने और रासायनिक और तापीय क्रिया के से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल होता है, जो प्राकृतिक गैस के नीचे मिलता है, जिसे मशीनरी तथा परिवहन क्षेत्र में उपयोग में किया जाता है, उसे खनिज तेल कहते हैं। आगे 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगिकरण के दृष्टि से एक पिछड़ा राज्य है। विवरण आपको देना है आपके आधार पर। इसमें आ जाता है राजस्थान के जो विवरण दृष्टिकोण, फर्स्ट आ जाता है इसमें उत्तर आ जाता है फर्स्ट कि राजस्थान देश के औद्योगिक उत्पादन में 6% का योगदान देता है और राज्य की जीडीपी के केवल 30% का योगदान देते हैं। 2 नंबर आ जाता है इसका राज्य में अधिकांश उद्योग खनिजों और कृषि पर आधारित होते हैं, जो राजस्थान के अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारां, अजमेर और पाली जिले में आसपास केंद्रीकृत होते हैं। आगे दोस्तों आ जाता है 16 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। आगे दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी मुख्य विशेषता है वो है कि यह एक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, जैसे पढ़ाई करना बच्चों की जो है 14 वर्ष से कम है आयु के बच्चे हैं उसकी जो पढ़ाई करवाना निःशुल्क। और इसका मुख्य लक्ष्य है कि शिशु दर को जो है मृत्यु दर को कम करना है। और 3 नंबर है इसका जो पॉइंट है, इसका उद्देश्य टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को मुक्त करना है। 4 नंबर इसका है उत्तर ये है लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह परिवार आगे आ जाता है, यह परिवार नियोजक को एक जनकेंद्रित कार्य बनाती है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो इसको आपको देख लेना है। इसको उत्तर है कि भारत सरकार 2 जनवरी 1999 को शुरू हुई महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी 4 या 6 लेन वाले उच्च संघनता वाले यातायात गलियारे शामिल किए गए हैं, जो देश के 4 सबसे बड़े महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ते हैं। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे, जिसमें प्रथम गलियारा है उत्तर दक्षिण गलियारा, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है, और तथा दूसरा जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो सिलचर तथा पोरबंदर को जोड़ता है। और यह राजमार्ग परियोजना के भारत में राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकार में क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों ये सबसे लंबे जो राजमार्ग हैं वो हैं जो गलियारे हैं, 2 गलियारे हैं, सबसे लंबे राजमार्ग हैं। आगे आ जाता है 18 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है वाहनों में ईंधन की खपत से बचत करने के उपाय बताने आपको। तो इसका उत्तर आ जाएगा सीएनजी वाहनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सेकंड इसका आ जाएगा गाड़ी की उचित देखभाल की जानी चाहिए और सार्वजनिक वाहनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। मेट्रो का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। और 5वां इसका पॉइंट आ जाता है लाल बत्ती पर इंजन बंद कर देना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आ जाता है कि ठोस कचरा प्रबंधन में गैसीकरण और पायरोलिसिस है पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गैसीकरण और एवं पायरोलिसिस दोनों समान थर्मल प्रक्रियाएं। गैसीकरण में कचरे का दहन कम ऑक्सीजन के क्षेत्रों में किया जाता है और पायरोलिसिस में कचरे का दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है। और पायरोलिसिस की विशेषता है कि वायु प्रदूषण के बिना ऊर्जा का पुनः भ्रमण करना है। आगे आ जाता है 20 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन को आपको समझाना है। तो इसमें जो है मौर्य साम्राज्य के नगर, इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन हेतु नगराध्यक्ष अथवा जो है नागरिक नामक प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति किया जाता है। मेघस्तनी ने पाटलिपुत्र में 6 प्रशासनिक
जो समितियों का वर्णन किया है, ये समितियां नगर प्रशासन के अधीन कार्य करती हैं। मैक्सनीज के विवरण के अनुसार नगर प्रशासन हेतु प्रधान समिति में 30 सदस्य होते हैं थे, जो नगर की चिकित्सा सेवाओं और स्वच्छता, जल व्यवस्था, सार्वजनिक सभाओं तथा साधनों की पूर्णतः देखरेख करते थे। इस प्रधान समिति में 5 जो सदस्यों की 6 लघु समितियां भिन्न भिन्न कार्यों का दायित्व करती हैं। प्रथम समिति आ जाता है उद्योग धंधों का निरीक्षण, सेकंड आ जाता है कि विदेशियों की देखरेख करना, थर्ड आ जाता है, तृतीय आ जाता है जो है जन्म मरण का लेखा जोखा करना, और फोर्थ आ जाता है चतुर्थ की व्यापार वाणिज्य देखना, पांचवी आ जाती है जिसमें 5 आ जाता है निर्मित वस्तुओं की विक्रय का निरीक्षण करना, तथा छठवीं आ जाती है विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूल करना। आगे दोस्तों 21 नंबर जो है 21 आगे आ जाता है दोस्तों आपका जो क्वेश्चंस है वो आ जाता है 21 नंबर क्वेश्चंस आ जाता है कि गुरु अर्जुन देव पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है कि अर्जुन देव कौन थे, कहाँ जो है उन्होंने क्या कार्य किया था, उसके बारे में आपको लिखना है। तो अर्जुन देव एक सिखों के 5वें गुरु थे। उन्होंने गुरु रामदास जी के सुपुत्र थे। इनकी माता का नाम था वो बीवी भानी जी का था। ये सिख धर्म के सच्चे संगठन कार्यकर्ता थे। सिद्ध यह जो गुरु अर्जुन देव जी शहीदों के सरताज एवं शांति पूज थे। आध्यात्मिक जगत में गुरु जी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। इन्हें ब्राह्मणी ज्ञानी जो कहा जाता है। जहांगीर के विरोधी खुसरो को आशीर्वाद देने के जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, और जो आदि ग्रंथ का संकलन मसंद प्रथा को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करना है। धन संग्रहण हेतु विदेशियों को अन्यायी भेजना, इनके ऐसे कार्य थे जिन्हें सिख धर्म के आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुआ करते थे। और अर्जुन देव का बलिदान सिखों में सैन्य शक्ति के रूप में शक्तिशाली बनाने का जो बदलाव है वो आया है। अर्जुन देव का शहीद हो जाना सिख धर्म के इतिहास में एक जो है युगांतकारी महान घटना थी, जिससे शांतिप्रिय सिख संघर्ष प्रेमी हो गए थे। आगे दोस्तों आ जाता है 22 नंबर क्वेश्चन आ जाता है काउर पर एक टिप्पणी लिखनी है जी। काउर एक था जिसकी आपको टिप्पणी लिखनी है, जिसमें काउर का जन्म बताया गया है। इसमें 1810 में हुआ था और ट्यूरिन के कुलीन परिवार में हुआ था। यह एक जो कूटनीति के थे, उसने इटली के एकीकरण की अहम भूमिका निभाई। दोस्तों इसमें इटली में बहुत अहम भूमिका निभाई है। इन्हें इसी के कहने पर चार्ल्स अल्बर्ट ने सार्डिनिया में उदारवादी संविधान लागू किया था। पहली बार 1848 में संसद का सदस्य बना और सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बनने पर पूर्व वह कई मंत्रालय का भार उठा चुका था। और विक्टर इमैनुअल के शासनकाल में 1852 में वह सर्डिया का प्रधानमंत्री बना। वह न क्रांतिकारी था न ही जनतंत्र का समर्थक था। वह इटली के एकीकरण के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा जो ऑस्ट्रिया को मानता था। इसका मानना था कि इटली का एकीकरण पिंडमोंट के नेतृत्व में हो सकता है। और काउर इटली के एकीकरण के दुश्मन ऑस्ट्रिया जो है को पराजित करने के लिए किसी बड़ी शक्ति में मदद जरूर मानता था। उसने इसके लिए फ्रांस के सबसे उपयुक्त समझा तथा फ्रांस की इटली का भाग्य विधाता घोषित किया। उसने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय में प्लोम्बियर्स का समझौता कर लिया। 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। विला फेका की संधि में सार्डिनिया में लोम्बार्डी मिल गया। 1860 में मध्य इटली के जो राज्य को सार्डिनिया को मिल गया था। तो दोस्तों ये था इसका उत्तर 22 नंबर क्वेश्चन का। 23 नंबर क्वेश्चन आ जाता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के आपको 3 गुण बताने, आपको खुद को वर्णन करना है। इसमें समझाया गया है। पहली जो प्रणाली आ जाती है कि सार्वजनिक हित में वृद्धि। तो दोस्तों आपको पॉइंट ज़्यादा ध्यान में रखने, निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं तो आपको पॉइंट ज़्यादा ध्यान में रखने हैं। पॉइंट को आपको जो एग्जाम में लिख लेना है। आगे चाहे कुछ भी लिखो तो पर पॉइंट है होते हैं उसको जरूर से आपको लिख लेना अच्छे से, ताकि आपको अच्छे पूरे में से पूरे अंक दिए जा सके। तो आपको पॉइंट को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, पॉइंट ज़्यादा लिखने हैं आपको। और 2 नंबर इसका पॉइंट है कार्य कुशल शासन। 3 नंबर इसका पॉइंट आ जाता है स्वतंत्र व निष्पक्ष का न्यायपालिका की स्थापना। तो दोस्तों इसके जो 3 पॉइंट है इसको आपको समझाया गया कि सार्वजनिक हित में वो जो वृद्धि है उसमें जो समझाया गया है वो प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाता है। ये सार्वजनिक जो हित है वृद्धि के वायदे के आधार पर चुनाव जीतते हैं। इन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है। ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक जो हित के शासन करते हैं। लोकतांत्रिक में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।
2 नंबर जो पॉइंट था इसमें कार्य कुशल शासन, ये क्या होता है? ये होता है लोकतंत्र में सबसे अधिक कार्य कुशल शासन प्रणाली माना जाता है कि लोकतांत्रिक कार्य कुशलता अनेक कारण जैसे इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती है और इसका जो अंत है, इसका जो अतः है इनको लागू करने में जनसहयोग मिलता है। लोकतंत्र शासन जनता के प्रतिनिधित्व उत्तरदायी होता है। दोस्तों इसमें जो बताया गया कार्य कुशल शासन में कि जो जनता के द्वारा जो शासन के द्वारा जो जनता के द्वारा जो उत्तरदायी होता है उसके माध्यम से है जो कार्य कुशल शासन है, यह शासन की कार्य कुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। इसका जो 3 नंबर पॉइंट आ जाता है दोस्तों कि जो 3 नंबर स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना, तो इसकी जो न्यायपालिका की स्थापना है वो लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है जो व्यक्ति के कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अत्याचार से बचाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन में अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस देती है और शासन में उसे उसकी जो संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करती है। दोस्तों आगे आ जाता है 24 नंबर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। उदारीकरण प्रक्रिया से भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप की संरचना आपको समझानी है और जो उदारीकरण में है क्या क्या परिवर्तन उत्पन्न किए गए थे उसके बारे में आपको समझाना है। तो इसमें जो पहला आ जाता है इसका उत्तर हो जाएगा उदारीकरण की प्रक्रिया के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। और 2 नंबर इसका पॉइंट आ जाता है उदारीकरण के कार्य सरकारी प्रभाव कम हुआ है। आगे 3 नंबर इसका आ जाता है उत्तर, इसका जो प्रक्रिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार वो या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समरूप जो है अक्सर हुई है। 4 नंबर पॉइंट आ जाए उदारीकरण की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कठोरता दूर कर रही है। 5 नंबर आ जाता है इसका पॉइंट उदारीकरण के कारण भारत में आर्थिक क्षेत्रों तथा नीतियों में सरकारी बांधों की समाप्ति से भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा व्यापार की क्रिया सरल बन गई है। 6 नंबर पॉइंट आ जाता है इसका कि यह प्रक्रिया भारत में वित्तीय क्षेत्र के विदेशी विनिमय कर व्यवस्था आदि के व्यापक सुधार करने के में सहायक सिद्ध हुई है। 7 नंबर इसका पॉइंट आ जाता है कि अनावश्यक जो है नियम तथा नियंत्रणों के समाप्त होने के भारत में एक खुली अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। 8 इसका पॉइंट आ जाता 8 नंबर पॉइंट आ जाता है इसका आर्थिक उदारवाद के कारण भारत में संपूर्ण विश्व के लिए एक जो नई है प्रयोगशाला बन गया है। तो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चंस में अथवा में भी आ जाता है क्वेश्चंस की जो है भारतीय निजीकरण के आपको 4 उपाय बताने हैं जिसमें आपको उपाय दिए हुए हैं। तो पहला जो उपाय हो जाता है 1991 में औद्योगिक क्रांति के जो लाइसेंस की लगभग समाप्ति और जो है जो सार्वजनिक जो है क्षेत्र के आरक्षण प्राप्त उद्योगों में संख्या में भारी कमी में निजी क्षेत्र में के लिए विकास के नए द्वार खोल दिए। और दूसरा इसका जो पॉइंट आता है निजीकरण के द्वारा 1991 में अर्थव्यवस्था में उन क्षेत्रों को भी खोल दिया गया जो तथा अब तक निजी क्षेत्र में ये लिए वर्जित थे। 3 नंबर आ जाता है इसका पॉइंट निजीकरण के अंतर्गत जो है सरकारी क्षेत्र में विनिवेश जो है भी किया जाता है। यह निजीकरण का एक उपाय है। शुद्ध रूप से विनिवेश संपदाओं की तरलीकरण की क्रिया उस जिसमें राज्य का द्वारा सार्वजनिक उद्यमों में अपना अंश निजी क्षेत्र में बेच दिया जाता है। 4 नंबर आ जाता है इसका पॉइंट भारत में निजीकरण हेतु 1991-92 में विनिवेश जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। निजीकरण के सरकार में राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने के लिए सहायता मिली। इसकी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा जो है शक्ति को सुधार दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर्स। तो दोस्तों इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा आप ज्वाइन हो सकते हो और पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है बैंकों से ऋण लेने के लिए आवश्यक शर्तों को आपको बताना है। जैसे बैंकों के जो है पहले जो शर्त आ जाती है सर्वप्रथम ऋण लेने के लिए आवश्यक कागजात जैसे आय प्रमाण पत्र आयु प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराने होंगे। और 2 नंबर इसका पॉइंट है यदि व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा है तो अपनी आय को विषय में ब्यौरा उपलब्ध कराना। 3 नंबर इसका पॉइंट है बैंक में कर्जदार के समर्थक ऋणधार की मांग करता है जिसमें भूमि और पशु संपत्ति एवं बैंकों में जमा पूंजी द्वारा सम्मिलित होनी है। 4 नंबर इसका पॉइंट है बैंक कर्जदार में किसी ऐसे व्यक्ति की गारंटी मांग सकता है जो उसके कर्ज न चुकाने पर रकम वापस कर सके। 5 नंबर आ जाए जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या संस्था में से कर्ज लेता है तो मूल धन जो है धन है वो लौटाने के साथ साथ एक निश्चित दर से ब्याज भी देना पड़ता है। आगे दोस्तों आ जाता है 26 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
जो विधिक जागरूकता लाने के हेतु जो उपाय हैं वो आपको बताने हैं, अच्छे जो आप अच्छे से बता सकते हैं। जो सरल सरल उपाय हैं आपके, जैसे विधिक जागरूक टीम व न्यायिक अधिकारी ने जो है द्वारा विद्यालय महाविद्यालयों सार्वजनिक स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविरों पर आयोजन कराना। और जिसका दूसरा पॉइंट आ जाए कि 8 मोबाइल वैनों के माध्यम से गांव-गांव में संचल और लोक अदालतें एवं विविध जो है जागरूक अभियान चलाया जाता है। और 3 नंबर आ जाता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पर्चे व लघु पुस्तिका छपवाकर वितरण करवाई जाती है। और जिसमें है 4 नंबर पॉइंट आ जाता है इसमें कि आकाशवाणी दूरदर्शन कम्युनिटी रेडियो व नियमित कानून के बाद साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारण किया जाना चाहिए। जैसे 7 बजे से 7:30 बजे तक जैसे प्रसारण आकाशवाणी केंद्र से किया जाता है, उसके बारे में जागरूकता करने के लिए जनहित में प्रसारण किया जा रहा है। इसके माध्यम से आपको बताने आगे दोस्तों आ जाता है जो है 27 नंबर क्वेश्चन आ जाता है 19वीं शताब्दी में बंगाल तथा पूर्वी भारत में शुरू हुए जनजातीय विद्रोह एवं आंदोलन आपको बताना है। जिसमें जो फर्स्ट आंदोलन आ जाता है वो आ जाता है संताल विद्रोह है। इसमें जो दूसरा आपको समझ लेना अच्छे से देख सकते हैं। 2 नंबर इसका पॉइंट आ जाए कोल विद्रोह है। तो आपको इस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान में रखना है दोस्तों, पॉइंट आपको एग्जाम में जरूर से लिख आना है ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें, पूरे में से पूरे नंबर मिल सकें। तो आपको पॉइंट को अच्छे से देख लेना। आगे तो चाहे आप कुछ भी लिखो तो चल जाता है, तो पॉइंट जो है वो सही होना जरूरी है। इसमें तीसरा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है भील विद्रोह है। और दोस्तों इसमें 4 नंबर पॉइंट आ जाए रमोशी विद्रोह है। तो आपको इस 4 विद्रोह को आपको देख लेना है अच्छे से। और इस 27 नंबर क्वेश्चन के अथवा में आ जाता है दोस्तों अब जो आ जाता है कि राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना के उद्देश्य तथा उपलब्धि का वर्णन कीजिए। आपको उपलब्धि का वर्णन करना है जो राजस्थान के प्रजामंडल है। मैंने आपको पिछले जो वीडियो है जो आपके जो परीक्षा के लिए आपकी जो एग्जाम के लिए जो बुक है जो आपकी जो है स्कूल बुक दी गई थी उसमें भी जो मैंने वीडियो बनाए हैं कि आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने सभी पार्टों के लगभग पार्टों के सभी पार्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगवा दिए हैं। आपने अभी तक जो वीडियो नहीं देखे हैं सामाजिक विज्ञान के कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के जो बुक है उसमें से मैंने सभी के हर पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। तो आपके नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं और प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो अच्छे से देख लेना है उसको। उसके बाद में जो है आपको जो है अच्छे से जो है इसमें जो प्रश्न है छांटे हुए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। तो आपको प्रजामंडल की उपलब्धि जो है उसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं कि राजस्थान में प्रजामंडलों के स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट आ जाता है इसमें पॉइंट वेद और शांतिपूर्ण उपायों में देशी रियासत और उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। सेकंड आ जाता है पॉइंट इसमें सामंती अत्याचारों को शोषण विरोध करना। थर्ड आ जाता है इसमें देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना। और फोर्थ आ जाता है इसमें देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन की गति प्रदान करना। आगे 2 नंबर पॉइंट आ जाए इसमें कि प्रजामंडल आंदोलन में उपलब्धियां जो रही थी उसकी जो है पहली उपलब्धि रही थी आंदोलन में महिलाओं को भाग लेना। इसको आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, समझ लेना है। सेकंड आ जाता है इसमें सामाजिक सुधारों को बल देना। थर्ड आ जाता है जनता के राजनीति जागृति का संचार करना। 4 नंबर जो आ जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन मिलना। आगे दोस्तों आ जाता है जो 28 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वोच्च भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा है उसके बारे में जो बताना आपको रक्षा कैसे करता है। तो आपके जो अनुच्छेद दिए हुए हैं उसके जो है माध्यम से आपको कर लेना है। 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं उत्तर इसका, जिसमें जो पॉइंट आपको लिखने हैं वो पहला पॉइंट लिखना है 28 नंबर में बंदी प्रत्यक्षीकरण। और जो है सेकंड आ जाता है परमादेश। और थर्ड आ जाता है प्रतिषेध। और जो 4 नंबर पॉइंट लिखना है आपको उत्प्रेषण। और 5 नंबर जो पॉइंट लिखना है आपको अधिकार जो परीक्षा लेख है उसके बारे में आपको समझ लेना है। जो देख सकते हैं आपके आगे दिए हुए हैं इसमें आपको समझ लेना है अच्छे से। आपको अच्छे से समझ लेना है। आगे जो आ जाता है 28 नंबर क्वेश्चन के अथवा में आ जाता है 28 नंबर कि हम केंद्रीय मंत्री परिषद के गठन का आपको वर्णन करना है। जिसमें जो पहला पॉइंट है वो जो है आपका केंद्रीय मंत्री परिषद का जो मंत्री परिषद का गठन है उसके बारे में बताया गया कि अनुच्छेद 76 में है जो इसका स्पष्ट लिखा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद की
होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आ जाता है मंत्रिपरिषद में सबसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आपको प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में की जाती है उसके बारे में है। जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है जो अनुच्छेद 75 में की जाती है, उसके माध्यम से आपको समझाया गया, तो आपको देख लेना है। आगे दोस्तों आपको पॉइंट लिखना है जो प्रधानमंत्री है द्वारा मंत्रियों का चयन करना। 3 नंबर जो पॉइंट लिखना है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या बताना। और जो 4 नंबर है मंत्रियों के कार्य विभाजन करना। और 5 नंबर जो पॉइंट आपको लिखना है मंत्री के लिए आवश्यक योग्यता। और 6 नंबर जो पॉइंट है कि मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण करना। दोस्तों निबंधात्मक आपको है जो पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि निबंधात्मक बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आपको पॉइंट ज़्यादा ध्यान में रखने हैं। क्योंकि पॉइंट आप रट लोगे तो पॉइंट अच्छे से लिख लोगे तो मान लो पूरे में से पूरे आपको अंक मिलने वाले हैं बोर्ड की जो परीक्षा है। और 7 नंबर जो है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। और 8 नंबर जो इसका पॉइंट आ जाता है कि मंत्रियों की श्रेणी, जैसे कैबिनेट श्रेणी, राज्य श्रेणी, 2 श्रेणी दी हुई। और आगे आ जाता है इसमें जो है आगे इसमें उप मंत्री भी है। और इसमें आ जाता है 9 नंबर इसका पॉइंट लिखना आपको मंत्रियों के वेतन व भत्ते में जो है उसके बारे में आपको लिखना है, तो आप अच्छे से लिख सकते हो। दोस्तों आगे आ जाता है 29 नंबर क्वेश्चन विधानसभा अध्यक्ष के कार्य तथा अधिकार लिखने आपको। तो कार्य अधिकार दिए हुए हैं, देख सकते हैं आपके सामने। ये कार्य अध्यक्ष जो इसके कार्य विधानसभा अध्यक्ष के कार्य है। फर्स्ट कार्य आ जाता है कि अध्यक्ष विधानसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। सेकंड आ जाता है सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना उसका मुख्य उत्तरदायी है तथा उसके हेतु उसे समस्त आवश्यक कार्यवाही जो करने का अधिकार है। 3 नंबर आ जाता है सदन की कार्रवाई जो है सदन की जो कार्रवाई में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय या अशिष्ट है। 5 नंबर इसका पॉइंट सदन में नेता का परामर्श वह सदन कार्रवाई का क्रम निश्चित करता है। और 5 नंबर सदन में नेता का परामर्श सदन कार्रवाई का क्रम निश्चित करता है। 6 नंबर आ जाता है वह प्रश्नों का स्वीकार करता है या नियम विरोध होने पर उन्हें अस्वीकार करता है। और आपके जो है 7 नंबर वह मतदान पश्चात परिणाम की घोषणा करता है। 8 नंबर सामान्य परिस्थिति में वह सदन मतदान में भाग नहीं लेता, लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष के बराबर मत आए तो निर्णयात्मक जो मत है का प्रयोग करते हैं। 9 नंबर इसका पॉइंट कोई विधेयक धन विधेयक है तथा अथवा नई निर्णय अध्यक्ष करता है। 10 नंबर जो पॉइंट आ जाता है दल बदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय देता है। आगे दोस्तों इसमें अथवा में भी आ जाता है। 29 नंबर के उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र जो अधिकार है इसको व्याप्य करनी है, जिसमें आपको पहला पॉइंट उत्तर लिखना है। पहला पॉइंट में लिखना है सिविल दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकारी। आगे दोस्तों 2 नंबर जो पॉइंट लिखना है आपको, तो दोस्तों 2 नंबर आपको जो पॉइंट लिखना है वो फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकारी लिखना है, आपको अच्छे से समझ लेना। 3 नंबर जो पॉइंट लिखना है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकारी लिखना। आगे जो 30 नंबर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों मानचित्र वो आपको दर्शाना है। पहले आपको भारत के राष्ट्रीय चित्र में भारत के राष्ट्रवाद से जुड़े 2 स्थलों को दर्शाना है। और सेकंड में आपको दर्शाना है भारत में राजनीति रेखा मानचित्र की 2-3 तापीय ऊर्जा संयंत्रों के बारे में समझाना है। तो सबसे पहले आपको मानचित्र को देख लेना है, ऐसा मानचित्र आने वाला है तो आपको जो भर लेना है। सबसे पहले जो भारत के रेखा चित्र में राष्ट्रवाद के जो है भारत के राष्ट्रवाद से जुड़े 2 स्थलों को दर्शाना है। तो भारतीय जो राष्ट्रवाद के जो जुड़े हैं पहला दांडी आ जाता है और दूसरा आ जाता है कोलकाता। तो कोलकाता आपको यहाँ पर बनना है और दांडी यहाँ पर बनना है। तो आपको अच्छे से देख लेना है, ऐसा मानचित्र आने वाला परीक्षा में, तो आपको अच्छे से देख लेना है दोस्तों। आगे जो दूसरा आपको बताया गया कि भारत के राजनीति रेखा चित्र में किन्हीं 3 तापीय जो संयंत्र है उसको दर्शाना है। तो तापीय संयंत्र आ जाता है, तो पहला देख सकते हैं आपके बना है बरौनी आ जाता है, पहले इसमें आपको यहाँ पर बनना है बरौनी आ जाता है। आगे आ जाता है सतपुड़ा आ जाता है संयंत्र। और जो 3 नंबर आ जाता है इन्नौर आ जाता है, जो है देख सकते हैं आपके सामने। इसमें ऐसे आपको इस तरह से आपको जो है भरने हैं, इस तरीके से दोस्तों आपको भरने हैं जो मानचित्र आने वाला है। तो दोस्तों ये था आपके लिए कक्षा 10 के लिए जो सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन घंटे को निशान को आपको दबा लेना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैं अगला वीडियो भी ला सकूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि आपको कौन से विषय के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं कौन से विषय के चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।